मित्रों, व्यंग्य यात्रा यूट्यूब मासिकी का प्रयोग मुझे लगता है कुछ कुछ सफल हुआ। अगर सफल ना होता तो 19 वर्ष पहले प्रयोग के रूप में व्यंग्य यात्रा पत्रिका की कुल्हाड़ी जो मैंने अपने पैरों पे मारी, लेखन के पैरों पे मारी, और 19 वर्ष तक उसके दर्द को थोड़ा थोड़ा सहता हुआ चलता चला गया, तो क्या दोबारा यूट्यूब पत्रिका के रूप में उस कुल्हाड़ी को मार के मैं प्रसन्न होता, संतुष्ट होता? ये संतोष या प्रयोग के थोड़ा सफल होने पर जो मैं आपको प्रसन्न लग रहा हूं, ये समझ लीजिए एक बुजुर्ग आदमी जो 74 वर्ष का हो गया है, उसको छोटी सी उपलब्धि मिल जाती है तो थोड़ा प्रसन्न हो जाता है। और जो कुल्हाड़ी, दूसरी कुल्हाड़ी व्यंग्य यात्रा यूट्यूब मासिकी के माध्यम से उसने अपने पैरों पे मारी है, उससे थोड़ा सा उसका सुख बढ़ जाता है। और कहते भी हैं कि बच्चा बूढ़ा एक समान, बच्चा भी छोटी सी उपलब्धि से प्रसन्न होता है और ना मिले तो दुखी होता है, उतनी जोर से रोता भी है। अब ये पत्रिका जो है, इससे प्रसन्नता के एक कारण और भी है कि मित्र लोग हैं, शुभचिंतक हैं, और ऐसे शुभचिंतक हैं जो व्यंग्य यात्रा को 19 वर्ष से सफर करते हुए देख रहे हैं। सफर दोनों तरह से ले सकते हैं, अंग्रेजी का सफर भी और उर्दू का सफर भी। तो वो लोग जब एक अपने मित्र संपादक को कह सकते हैं या अपने मित्र को इस तरह से प्रयोग करते देखते हैं तो जोर लगा के हईशा वो भी उसका उत्साह बढ़ाने के लिए सामने आ जाते हैं और उसे झाड़ पे चढ़ा देते हैं। अब झाड़ पे चढ़ना अच्छा लगता है कि कुछ देर के लिए तो सुख मिलता ही है, ये बात अलग है जब उससे गिरने पे दुख ज्यादा होता है। तो ये पत्रिका भी इसके जो जिस तरह से मैंने सोचा नहीं था, जैसे मैंने व्यंग्य यात्रा के बारे में नहीं सोचा था शुरू के 400 प्रतियों के बाद कि इस तरह से आगे बढ़ जाएगी और लोग इस तरह से स्वीकार करेंगे, उसी तरह से यूट्यूब पत्रिका के बारे में मुझे लगा नहीं था कि भाई इस तरह से उत्साही होकर 600 से अधिक के करीब लोग इसके पहले ही अंक को देखेंगे और 300 के लगभग इसके सदस्य बन जाएंगे और उत्सुकता से प्रशंसा करेंगे। यूट्यूब पर तो प्रतिक्रियाएं मिली ही, परंतु उस पे फेसबुक पे जब मैंने इसको डाला तो जो झाड़ पे चढ़ाने वाली बात है उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं कि जैसे आदरणीय पुष्पा भारती, उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग है कि कारू का खजाना, बहुत महत्वपूर्ण विचार सूझा है, निश्चित ही ये प्रयोग सफल होगा, मेरी बधाई और मेरा आशीर्वाद। अब जब ऐसी बधाई और ऐसा आशीर्वाद मिल जाए, और यही नहीं, सयात्री तो नहीं, मेरे अग्रज मित्र हैं, सयात्री भी हैं, और प्रदीप पंत जो उन्होंने तो कविता लिख डाली इन सारी चीजों को लेके। वो लिखते हैं कि आगत का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, मची है चहूं और हलचल, प्रेम भाई की नई पहल। तो ये आप देख लें झाड़ किस तरह का। और मजेदार तो लगा श्रीकांत चौधरी का। श्रीकांत चौधरी को मैं कहता हूं कि वो व्यंग्य यात्रा के भामाशाह हैं और उन्होंने अनेक बार व्यंग्य यात्रा की डूबती नब्ज को ठीक से चलाने के लिए एक चिकित्सक का काम किया है। तो उन्होंने लिखा प्रतिक्रिया में कि साहित्य जगत में तो ये बिल्कुल नया कदम है और जरूरत इस बात की है कि संक्षिप्त में अपने सुझाव देते हैं कि संक्षेप में अपनी बात कही जाए
और केवल लेखकों तक ही नहीं, साहित्य के पाठक तक भी YouTube की पहुंच हो जाएगी। तभी इसकी सफलता का आकलन होगा और इसके लिए प्रयास हमें ही करने होंगे। अब देखिए, कहाँ मैं अपने आप को अकेला तो महसूस नहीं कर सकता ना, लोग कहते हैं हमें ही करने होंगे। और जैसे मैंने उनके लिए कहा था, प्रदीप पंत के लिए, कि उन्होंने कविता लिख दी, पिलकेंद्र अरोड़ा, अगर मैं कहूँ कि जितनी इस तरह के चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, ये कार्यक्रम जो होते हैं अलग अलग तरह के सोशल मीडिया पे, उसमें एक तरह से बहुत ऊंचा जो है, मतलब बहुत प्रशंसात्मक काम कर रहे हैं उन्होंने। खासकर कोरोना के समय में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लोगों को जोड़े रखा साहित्य के माध्यम से, और बहुत सारी कार्यक्रम आयोजित किए, और सार्थक कार्यक्रम, चलताऊ कार्यक्रम नहीं। तो वो भी ये कहते हैं कि नवयुग की नव गति नव लय हम। तो फिर तो जब पिलकेंद्र अरोड़ा इसको नवगति और नवलय मानते हैं, और अब देखिए कि यही नहीं, जो संपादक के रूप में जिन लोगों ने काम किया, वो संपादक के दर्द को भी समझते हैं, संपादक की दृष्टि से देखते हैं। तो इसीलिए जो विश्वनाथ सचदेव हैं, उन्होंने शुभकामनाएं दी। हरि मृदुल जो नभा टाइम्स के हैं, उन्होंने कहा कि लिखा मुझे कि आपकी साहित्यिक सेवा अद्वितीय है, अनुकरणीय प्रेम जी, खूब बधाई। अब ये तो प्रशंसात्मक है, मित्र लोग ऐसी प्रशंसा नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और ऐसे ही संजय जायसवाल, संजय जो बहुत सोशल मीडिया पे रहते हैं, विभिन्न विधाओं में अनेक जगह उनकी चीज़ें अनुवादित हो चुकी हैं, उन्होंने कहा कि एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा और हम सब गौरवान्वित होंगे। और नरेंद्रनाथ वर्मा जो रक्षा विभाग में रहे और जो बिल्कुल जिस तरह अनुशासित बात करते हैं, तो उन्होंने एक बात कही, और जिससे माध्यम से मैं लोगों को आश्वासन भी देना चाहता हूँ कि समय के साथ चलना चिर यौवना की पहली शर्त होती है। व्यंग्य यात्रा सौभाग्यशाली है। आशा है, ये देखिए, आशा है पुराने कागज के कीड़ों के लिए मुद्रित स्वरूप भी बना रहेगा। मित्रों, ये शंका बहुत सारे लोगों ने मेरे सामने की कि भाई अब क्या आप ये YouTube पे ही पत्रिका देंगे, क्या व्यंग्य यात्रा बंद हो जाएगी जो 19 वर्ष से चल रही थी? हम तो सोच रहे थे चले, हमें हाथ में जब तक किताब नहीं आती, हम पढ़ते नहीं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत लोगों के सामने शंका कि क्या ये पत्रिका बंद हो जाएगी? नहीं, व्यंग्य यात्रा जो 19 वर्ष का सफर कर चुकी है, कम से कम 20 वर्ष का सफर, 2 दशक का सफर तो करेगी ही, और उसका अगला अंक जल्द लोगों तक मिल रहा है। और इस कारण से बहुत सारे दोनों काम हो जाते हैं। आप जानते ही, जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि बुजुर्ग मन कई बार अलसा जाता है, कई बार और काम आ जाते हैं। तो जैसे व्यंग्य यात्रा पत्रिका में एक दिक्कत आ गई तो उसको सुधारने में 4 दिन और लग गए। फिर ये YouTube का है और हो सकता है इसका अंक भी आपको लेट हो जाए। पर मैं ये आश्वासन देना चाहूँगा कि व्यंग्य यात्रा पत्रिका प्रिंट के रूप में निरंतर चलती रहेगी। पहले अगर बंद होगी तो ये पत्रिका बंद होगी, उसके बाद वो पत्रिका बंद होगी। इस अंक में हम एक प्रयोग कर रहा हूँ जो हमने व्यंग्य यात्रा में भी किया है, त्रिकोणीय के माध्यम से करते हैं, जिसमें एक नमस्कार मित्रों, मेरा नाम तेजेंद्र शर्मा है और मैं लंदन से आप सबसे मुखातिब हूँ। भाई प्रेम जन्मेजय मेरे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मैंने शुरुआती दिनों में जो लेखन किया तो उसमें प्रेम के लेखन से काफी कुछ सीखा। प्रेम जन्मेजय ने जब व्यंग्य यात्रा पत्रिका की शुरुआत की थी तो सबको उम्मीद थी कि कुछ दिन लघु पत्रिकाओं की तरह चलेगी और उसके बाद बंद हो जाएगी। मगर प्रेम का जो कमिटमेंट है, जो उत्साह है और जिस जज्बे से वो काम करते हैं, व्यंग्य यात्रा आज तक व्यंग्य विधा की पताका उठाए चल रही है, छप रही है। और प्रेम क्योंकि अपने लेखन में भी कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं,
तो उन्होंने अब व्यंग्य यात्रा को एक वीडियो पत्रिका भी बनाया है, उसे यूट्यूब पर हर महीने अपलोड करते हैं। तो ये जो नया अनुभव है हिंदी के पाठकों के लिए, अवश्य व्यंग्य यात्रा को और नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। मैं प्रेम को, व्यंग्य यात्रा को और व्यंग्य यात्रा की नई वीडियो मैगजीन को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी हिंदी के पाठक, लेखक, श्रोता, आलोचक इस नई तरह की पत्रिका से जुड़ेंगे और प्रेम का ये प्रयास बहुत सफल रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार प्रेम भाई, बड़े सुखद आश्चर्य की बात है कि आपकी व्यंग्य यात्रा 2 दशकीय हो गई है। इसकी विशेष बात यह रही, इसको पढ़ते हुए देखें हम तो आपने इसमें विपुल सामग्री दी है। आरंभ करते हैं अपने संपादकीय से, बहुत सारी बातें कहते हैं। मैंने पढ़ा, आपने विरोध की बात कही है, कैसे समय के लिए कितना हस्तक्षेपीय है विरोध करना, महत्वपूर्ण है, इसका उल्लेख आप करते हैं। आज एक कवि वाल्मीकि के माध्यम से भी चंदन घिसे में जो प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, वो सामने आती हैं। पाथेय का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आपने जो हमारी विरासत है उसको रखा है सामने तमाम लोगों को। मुझे अपने नाना जी, हम कहते थे उन्हें, पंडित हरिशंकर शर्मा आगरा, तो उनका भी ध्यान आ गया। मेरे निहाल जिला अलीगढ़ में हरदोगंज है, वहाँ पर द्वितीय युग के बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध कवि थे शांति कविता के, पंडित नाथूराम शर्मा शंकर। हरिशंकर जी उनके पुत्र थे, जो आगरा संपादक के रूप में जाने जाते थे। मेरे नाना जी राधा वल्लभ जी और पंडित नाथूराम शर्मा दोनों मित्र थे वहीं हरदोगंज में। तो इसलिए मैंने हरिशंकर जी को हम नाना जी कहते थे, अब वो उतना ही मान हमको देते थे। तो उनका भी जिक्र आपने पाथे में किया है, ये मैं कहना चाहता हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे अब ऐतिहासिक बात को, जो साहित्यिक है, उसको सबको जोड़ कर चल रहे हैं। फिर चिंतन में आपने तमाम लोगों की अपनी विचारधारा चिंतन की बात कही है। व्यंग में आपने माने गद्य को भी, गद्य प्रमुख रूप में है ही, और पद्य को भी, दोनों को चुना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन पद्य में एक बात देखिए, कविताओं में जो दूर तक जाने वाली व्यंग की ऐसी कविताएं हैं जो मूल्य धर्मी हैं, उनका भी आपने जिक्र किया है या उनका उल्लेख किया है, मैं कह सकता हूं, बल्कि आपने शामिल किया है, बेहतर होगा कहना रचनाकारों को। आपने अलग अलग लोगों की रचनाएं बाद में भी ली हैं, गद्य पद्य के अलावा भी। परिशिष्ट में जैसे इस बार आपने इस अंक में हिंदी व्यंग में नारी स्वर लिया, बहुत अच्छा लगा, प्रमुखता उसको प्रदान की। तो यह आपके संपादक होने का, अच्छे संपादक होने का प्रमाण है। इधर जो मैंने पढ़ा उसमें जो लोगों ने प्रतिक्रिया दी है किताबें पढ़ने, एक किताब का मैं जिक्र करना चाहूंगा, यत्र तत्र सर्वत्र। उसको पढ़ते हुए, उसको मतलब देखते हुए, पढ़ते हुए मुझे याद आया पंडित गोपाल प्रसाद व्यास, जो कि कॉलम लिखते थे, उसका शीर्षक था यत्र तत्र सर्वत्र हिंदुस्तान दैनिक में। बड़े अच्छा व्यंग भी करते थे वो, नारद जी खबर लाए हैं के माध्यम से भी। तो बहुत बधाई के पात्र हैं, लेकिन ज्यादा बहुत बधाई के पात्र हैं। और कमाल की बात है, मैंने आपको लिखा भी कि आप इस मुद्रित माध्यम से जो छपा हुआ है उससे आप अंतरित हो रहे हैं दृश्य माध्यम में, यूट्यूब पर। इतना आसान नहीं है। आप चाहे संपादकीय की बात कहें, आपने अब छपे हुए रूप में नहीं लिख दिया, आपने छप गया, नहीं, आप स्वयं कैमरे के सामने आकर कहेंगे, कह रहे हैं। रचनाकारों से रचनाएं मांगेंगे तो वो भी कैमरे के आकर अपने सामने कहें, या टिप्पणियां हों या समाचार हों। उतना आसान नहीं है उस छपे हुए माध्यम से दृश्य माध्यम में अंतरित होना। तो वह आप कर रहे हैं,
और हर एक, मैं इसलिए विशेष रूप में कहता हूं कि हर चीज को आपको दृश्य रूप में रखना है। लेकिन आपकी जो टेक्निकल टीम है, आपने जो साथ साथ रखी है, वह निश्चित रूप में बधाई की पात्र है। आप बिना दृश्य माध्यम में, खासतौर से टेक्निकल रूप में यदि कोई व्यक्ति साथ में नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी टीम को बधाई कि इसी प्रकार से जैसे कि आप अंक आ रहे हैं, उसी प्रकार से आप बेहतर और बेहतर और बेहतर अंक हमको सौंपते रहें, हम जैसे पाठक को या हम जैसे दर्शक को। आपको एक बार फिर पुनः बहुत बहुत बधाई। नमस्कार प्रेम भाई। नमस्कार, मैं विभा कुमारी व्यंग यात्रा यूट्यूब पत्रिका के प्रवेशांक पर कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं प्रेम जन्मेजय सर को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने इस व्यंग यात्रा पत्रिका को अब हिंदी की पहली यूट्यूब पत्रिका में प्रस्तुत कर दिया है। दरअसल व्यंग यात्रा पत्रिका पिछले 19 वर्षों से हम लोगों के साथ है, लेकिन समय की गति को देखते हुए सर ने इसे यूट्यूब पत्रिका का रूप दिया है और इस यूट्यूब पत्रिका की जो अवधि है वो 3 घंटे कुछ मिनट की है और निश्चित रूप से इसकी तुलना हम किसी सिनेमा की अवधि से कर सकते हैं। और इतनी अवधि में संपूर्ण सामग्री को जिस व्यवस्थापूर्ण तरीके से सहेजा गया है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, क्योंकि एक एक सेकंड का इसमें बहुत परिगणन के साथ, व्यवस्था के साथ, संतुलन के साथ सामग्री को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। यह प्रवेशांक हरिशंकर परसाई की जयंती पर केंद्रित है, जिसमें न सिर्फ हरिशंकर परसाई की रचनाओं का पाठ है, बल्कि हरिशंकर परसाई के अंक पर अनेक दिग्गज विद्वानों की टिप्पणियों को भी प्रस्तुत किया गया है। संपादकीय में स्वयं प्रेम जन्मेजय सर ने बहुत संतुलित तरीके से पत्रिका के बारे में हम लोगों को बताया है और प्रेम जन्मेजय सर ने नई पीढ़ी की ज़रूरत को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इसे यूट्यूब पत्रिका का रूप दिया है। मैं बहुत अधिक शुभकामनाएं देती हूँ, मंगल कामनाएं देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि यह यूट्यूब पत्रिका विश्व स्तर की पत्रिकाओं में शामिल हो और इसमें युवा पीढ़ी अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, क्योंकि निश्चित रूप से जिस प्रकार हमारे समय की गति बदलती है उस प्रकार से यदि हमारी साहित्य की गति बदलती है, पत्र पत्रिकाओं का विकास होता है, तो यह हम सब के उत्थान का विषय है और हम सब के लिए यह अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का विषय है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात गोस्वामी जयपुर राजस्थान से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं श्रद्धेय शरद जोशी जी का एक व्यंग्य। शीर्षक है जिसके हम मामा हैं। एक सज्जन बनारस पहुंचे। स्टेशन पे उतरे ही थे कि एक लड़का दौड़ता आया। मामा जी। लड़के ने लपक कर चरण छुए। वे पहचाने नहीं। बोले, तुम कौन? मैं मुन्ना। आप पहचाने नहीं? मुन्ना ने कहा। मुन्ना? वे सोचने लगे। हाँ मुन्ना, भूल गए मामा जी। खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। तुम यहां कैसे? मामा जी ने पूछा। मैं आजकल यहीं हूं। अच्छा, उसने कहा। हाँ। मामा जी अपने भांजे के साथ बनारस घूमने निकले। चलो कोई साथ तो मिला, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। फिर पहुंचे गंगा घाट। सोचा नहा लें। मुन्ना, नहा लें? जरूर नहाइए मामा जी। बनारस आए हैं और नहाएंगे नहीं, यह कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई। हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का मुन्ना भी गायब। मुन्ना, ए मुन्ना, मुन्ना, ए मुन्ना। मगर मुन्ना वहां हो तो मिले। वे तौलिया लपेट कर खड़े हैं। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा? कौन मुन्ना?
वही जिसके हम मामा हैं। मैं समझा नहीं। अरे जिसके हम मामा हैं वो मुन्ना। वे तौलिया लपेटे यहां से वहां दौड़ते रहे, मुन्ना नहीं मिला। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है मित्रों। चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है। मुझे नहीं पहचाना, मैं चुनाव का उम्मीदवार, होने वाला MP, मुझे नहीं पहचाना। आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था, आपका वोट लेकर गायब हो गया, वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं, सबसे पूछ रहे हैं, क्यों साहब, वह कहीं आपको नजर आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया नमस्कार, मैं सूरज प्रकाश। आज आपको 1986 के आसपास की एक ऐसी घटना के बारे में बता रहा हूँ जब मेरे सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ था कि लेखक का पक्ष लेना चाहिए या अपनी अफसरी बचानी चाहिए। तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और शरद जोशी जी अपनी पानी वाली रचना के साथ धूम मचा रहे थे। तब मैं रिजर्व बैंक में काम करता था और एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो रहा था जिसके लिए मुझे कहा गया कि मैं एक कवि सम्मेलन भी कराऊं। तब मैंने शरद जी, श्याम चतुर्वेदी जी, आस्कर अटल, सुभाष कबरा और एक और कवि को आमंत्रित किया। कार्यक्रम से एक दिन पहले मुझसे पूछा गया कि मैंने किन किन कवियों को आमंत्रित किया, तो मैंने बता दिया। अगले दिन कार्यक्रम था, बहुत सारे काम करने थे और मुझे सुबह सुबह वरिष्ठ अधिकारी ने अपने कैबिन में बुलाया और पूछा कौन कौन कवि आ रहे हैं। तो मैंने दोबारा बता दिया। तो उन्होंने आदेश दिया कि शरद जी पानी वाली रचना ना पढ़ाएं। मेरे सामने बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई थी कि मैं शरद जी से कैसे कहूं कि पानी वाली रचना ना सुनाएं। 2-3 दिन पहले ही वे चकलस में ये रचना सुनाकर वाहवाही लूट चुके थे और हमारे बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। उन दिनों डायरेक्ट टेलीफोन नहीं था, बहुत मुश्किल से नेहा जी से बात हो पाई। तो उन्होंने कहा कि शरद जी दिल्ली गए हुए हैं, एयरपोर्ट से सीधे आपके ऑफिस में आएंगे। बहुत बड़ा संकट हो गया। पहली बात तो यही थी कि मैं शरद जी से कैसे कहता कि वे आए और ये वाली रचना ना सुनाएं। दिन भर मैं उपचुप होता रहा कि शरद जी तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए। मैं कह ही नहीं सकता था, मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उनसे कहूं कि आप आए लेकिन ये रचना ना सुनाएं। बहुत सारे काम थे, मुझे करने थे। बार बार मुझसे पूछा जा रहा था कि शरद जी से कहा या नहीं कहा। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई और मैं कुछ नहीं कर सकता। कार्यक्रम शुरू हुआ, मुख्य कार्यक्रम चल रहा था और अभी भी एक भी कवि नहीं आए थे। कार्यक्रम के समाप्त होते होते कवि आए तो मैं उनसे अनुरोध किया कि आप तब तक मंच संभाले रहें जब तक बाकी कवि नहीं आ जाते। कार्यक्रम 25वीं मंजिल पर था और 5 लिफ्ट आती थी। मैं बार बार लिफ्ट की तरफ जाकर देख रहा था कि कोई आए तो बात बने। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और 4 कवि एक साथ नजर आए। अब मैं शरद जी से कैसे कहता कि आप भी ये रचना ना सुनाएं। शरद जी ने अंदर आते ही कहा कि सूरज जी एक गिलास पानी पिलाइए। आसपास कोई चपरासी ना देखकर मैं खुद पानी के लिए लपका और जब तक पानी का गिलास लेकर उनके पास आता, उनके नाम की घोषणा हो चुकी थी और पानी पीते ही वे मंच पर तय है वे पानी वाली रचना ही सुनाते। उन्होंने रचना सुनानी शुरू की। मंच पर बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और सामने कई बैंकों के चेयरमैन बैठे हुए थे। पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। इतनी अच्छी रचना पढ़ी जा रही और
कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। गवर्नर साहब ने डिप्टी गवर्नर की तरफ देखा, डिप्टी गवर्नर साहब ने ईडी तरफ देखा, ईडी साहब ने विभाग अध्यक्ष की तरफ देखा और उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने सिर हिला दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। दोबारा नजरों का आदान प्रदान हुआ, इस बार ज्यादा गुस्से में। विभाग का अध्यक्ष शरद जी के पास जाके खड़े हो गए, लेकिन उनसे कहने की हिम्मत नहीं कर पाए कि आप ये रचना न सुनाएं। खैर, उन्होंने हिम्मत जुटाई और शरद जी से कहा, शरद जी आप कोई और रचना सुना दीजिए, रचना मत सुनाइए। शरद जी ने रचना पढ़ना बंद कर दिया और कहा कि आपने मुझसे पहले कहा होता मैं आता या नहीं आता, तब मैं तय करता। यहाँ आने के बाद मैं जो रचना पढ़ना चाहूँगा वही पढ़ूंगा, बोलिए क्या आदेश है। उनसे कह दिया है कि ये रचना ना पढ़िए। शरद जी ने कागज समेटे, मंच से नीचे उतरे और बैंक की बिल्डिंग से बाहर हो गए। उनका अपमान हो गया था। अगले दिन खबर अखबारों में थी और मुझसे स्पष्टीकरण मांगा गया। मैंने कह दिया कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरे बस में नहीं था कि मैं इतने बड़े रचनाकार से कहूं कि वे आने के बाद कौन सी रचना पढ़ें या ना पढ़ें, और इसका मौका भी नहीं मिला। शरद जी से बाद में मिलकर मैंने अपनी बात स्पष्ट की थी, बैंक में अपनी बात स्पष्ट की थी। कुछ समय बाद मेरा ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन मैंने शरद जी का ही पक्ष लिया था। लेखक बड़ा होता है, अधिकारी कितना भी बड़ा हो, लेखक से बड़ा नहीं होता। मेरे सामने संकट था कि अपनी नौकरी बचाऊं या लेखक का पक्ष लूं, तो मैंने लेखक का ही पक्ष लिया था और इस बात को होने दिया था कि जो भी होता है हो जाए। मैं शरद जी के पक्ष में ही अपनी बात कहूंगा। नमस्कार, मैं सुभाष काबरा मुंबई से एक व्यंग लेख सुना रहा हूँ। शीर्षक है जाने के बाद आप बहुत याद आते हो शरद जी। स्वर्गलोक में शरद जी इवनिंग वॉक पर निकले तो रास्ते में चित्रगुप्त का महल आ गया। चित्रगुप्त से शरद जी की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और चित्रगुप्त ने वो लेख भी भुला दिए थे जो शरद जी ने चित्रगुप्त पर लिखे थे। सो शरद जी चित्रगुप्त से मिलने चित्रगुप्त के महल में चले गए। मिलते ही शिकायत की कि यार मेरे शरद निवास का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है। 2 दिन पहले कंप्लेंट भी की थी। चित्रगुप्त बोला, यार हमारे यहाँ के लोग भी धरती जैसे होते जा रहे हैं। मैं बोलता हूँ किसी को, लेकिन एक काम करो, तब तक मेरे सिस्टम पर देख लो। चित्रगुप्त ने खुद अपना कंप्यूटर ऑन किया, उसे सीसीटीवी कैमरा से जोड़ा और कहा, ये रही तुम्हारी धरती, देख लो जो देखना है। शरद जी देख रहे थे। एक लोकेशन पर गए, तभी एक जगह टंगा हुआ बैनर दिखाई दिया, शरद संध्या। शरद जी मुस्कुराकर वहीं रुक गए। भव्य बैनर, अपना फोटो, खूबसूरत हॉल, खूबसूरत साज सज्जा, कोई अनाउंस कर रहा था, हम आज की शरद संध्या में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ी देर हम शरद जोशी जी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपके मनोरंजन के लिए गीत संगीत का भव्य कार्यक्रम है, डांस वगैरह भी रखा है और खाना तो अंत में है ही। चित्रगुप्त ने धीरे से कहा, आगे बढ़े शरद जी। शरद जी ने हाँ में सिर हिला दिया। चित्रगुप्त जी आगे बढ़े तो शरद जी जुहू के एक बंगले पर रुक गए। चित्रगुप्त ने पूछा, अब यहाँ कौन है? शरद जी बोली, एक फिल्म निर्माता का ऑफिस है भाई, अच्छी कहानियों पर फिल्म और सीरियल बनाने के लिए मशहूर। मेरे घर भी आया था, देख लेते हैं यहाँ क्या चल रहा है। चित्रगुप्त ने लोकेशन ठीक की और बंगले के भीतर ले गया। भीतर देखा, वहां 8-8 अंगूठियां, सोने की चैन और महंगा मोबाइल धारण किए हुए एक निर्माता जी बैठे थे। आसपास चमचों की भीड़ थी।
और वो उन्हें डांट रहा था। क्या हुआ कहानी का? कॉमेडी की डिमांड है, मिली कोई कहानी शरद जोशी की? एक ने धीरे से कहा, सर कुछ कहानियां मिली हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं। निर्माता ने डांटा, पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सी भी उठा लो, वक्त नहीं है मेरे पास। अपने राइटर को दे दो यार, जोड़ तोड़कर कुछ ना कुछ बना ही देगा। और हाँ, 7 तारीख से शूटिंग रखी है, समझे तुम? एक करीबी ने धीरे से पूछा, सर शरद जी की कहानी में जोड़ तोड़ करना ठीक रहेगा क्या? निर्माता बोला, 1000 बार समझाया है, हमारी लाइन में अपने धंधे में टीआरपी और मार्जिन पर ध्यान दो, बाकी बातों से कोई मतलब नहीं। और देखो, राइटर एकदम नया हो, कोई पुराना उठा लाए तो तुम्हारी तरह 100 सवाल पूछेगा और जवाब देने का टाइम नहीं है मेरे पास। इस बार शरद जी ने खुद लोकेशन बदल दी और आगे बढ़ गए। चित्रगुप्त जी अपना सर खुजाने लगे। आगे शरद जी एक कॉफी शॉप पर रुक गए। गौर से देखने लगा तो चित्रगुप्त ने सवाल किया, अब यहां इतना गौर से क्या देख रहे हैं आप? ये सब मेरे परिचित साहित्यकार बैठे हैं। वो लेफ्ट वाले 2 हैं ना, वो तो हमेशा पहले मेरे पैर छूते थे फिर बात करते थे। चित्रगुप्त मुस्कुराया। कॉफी शॉप में वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों प्रकार के साहित्यकार जमा थे। सिगरेट पर सिगरेट चल रही थी, कॉफी ठंडी हो रही थी। एक ने कहा, सर भोपाल वालों की बात कर रहे हैं ना आप? दूसरा बोला, हाँ हाँ, शरद जोशी जी की। सर के कितने फोटो हैं उनके साथ? हम सब ने देखे हैं। सर मुस्कुराए बोले, यार मेरा स्वभाव तो तुम लोग जानते हो, सब वरिष्ठों के साथ फोटो खिंचवा कर रखता हूं, उनके जाने के बाद बहुत काम आते हैं। और भैया देखो, व्यंग साहित्य में शरद जोशी कोई अकेला नाम नहीं था। सर ने 5-7 नाम और गिनवाए और बाकायदा उनकी तुलना शुरू कर दी। कनिष्ठ सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि सर कहना क्या चाह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, लेकिन सर धारा प्रवाह बोले चले जा रहे थे। 3 कॉफी और 18 सिगरेट तक सर लगातार बोलते रहे। फिर बोले, और हाँ सुनो, काम की बात, हमारी नई किताब प्रेस में है, आएगी तब पढ़ना, और उसका शीर्षक हमने रखा है समकालीन व्यंग्यकारों का तुलनात्मक अध्ययन। सबने तालियां बजाई। एक चमचा बोला, सर ये जो 5, 7, 10 हो गए ना बड़े बड़े नामी व्यंग्यकार, उनकी बात छोड़िए, लेकिन देखिएगा इस किताब के बाद व्यंग्य जगत में एक ही नाम गूंजेगा और वो नाम आपका होगा। सर खुश हो गए, बोले, यार इन्हीं लोगों ने तो कभी लिखा था कि प्रतिभा छुपती नहीं है, एक ना एक दिन उजागर होती ही है। समझो अब अपना टाइम आ गया। अच्छा सुनो, सेठ करोड़ीमल से किताब के विमोचन की बात कर लो। सुना है उनकी लड़की कुछ गाती आती है, पता नहीं कैसा टूटा फूटा सा, लेकिन कोई बात नहीं, सरस्वती वंदना उसी से करवा लेंगे तो वो विमोचन के लिए मान जाएगा। चित्रगुप्त ने शरद जी को बताया कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर आपके कई 1 लाइनर चल रहे हैं इन लोगों के नाम से। शरद जी ने अपना सर पीट लिया। दोनों मित्र परेशान थे, तभी लोकेशन अपने आप आगे बढ़ गई। ये एक पब्लिशर का ऑफिस था। पब्लिशर के सामने 2 लोग बैठे थे और पब्लिशर चिढ़ रहा था, यार ये 4-4 किताबें उठा लाए शरद जोशी की, हम तो खुद छापते हैं किताबें, हम क्या करेंगे इनका? दोनों मुस्कुराए। हमारी बात तो सुनिए, इन चारों को मिलाकर एक 5वीं किताब बनानी है। आप हमें कोई ऐसा राइटर दीजिए जो 5वीं किताब इस हम भाई प्रेम जनवेजा के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने YouTube पर अपनी व्यंग्य यात्रा शुरू की है, और व्यंग्य यात्रा YouTube पे आने से उसकी लोकप्रियता मुझे विश्वास है कि और बढ़ेगी, क्योंकि आजकल ये साधन लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं बजाय पत्रिकाएं पढ़ने के या और किसी विषय के। तो पहला जो उनका प्रश्न है वो है कि आज के विसंगत समय में व्यंग्य की भूमिका। अब प्रश्न ये है कि समय हमेशा से विसंगत रहा है। अगर आप इतिहास के पाषाण युग से लेकर आप आज तक देख लीजिए, समय हमेशा विसंगत यूँ रहा है
कि आधुनिक काल में देखिए आप, पहले क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई पूरे इंग्लैंड में, यूरोप में, तो एक विसंगत समय उससे आ गया। उसके बाद वैचारिक क्रांति तक विसंगत समय चलता रहा। फिर उसके बाद 2 विश्व युद्ध हो गए, तो वहाँ तो संगत समय कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, विसंगत समय होना ही होना था। तो अगर आप इस नज़रिए से देखें तो समय जो है उसमें विसंगतियाँ होना बहुत ही लाजमी है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, आप देखिए कि भारतीय मिथकी या वास्तविकता के अनुसार राम राज्य हमारे युग का सर्वश्रेष्ठ काल अभी तक का रहा है। उस राम राज्य में राम, सीता मैया ऐसी महिला जो राम के साथ वनवास तक गई और जिन्होंने जीवन भर उनका एक तरह से जो पत्नी धर्म उन्होंने निभाया वो एक कल्पना है। तो आप सोचिए, इस कल्पना को यथार्थ करने वाली महिला का निष्कासन, वो भी भारत के स्वर्ण युग में। तो इसके बारे में आप फिर खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि समय विसंगतियों से कितना भरा होता है। अब दूसरी बात जो आती है कि इसमें क्या लेखन कहीं वैचारिक क्रांति या सड़क की क्रांति करवा सकता है? तो सड़क की क्रांति तो लेखन से मेरे विचार से संभव ही नहीं है। जहाँ तक वैचारिक क्रांति का प्रश्न है, लेखन जो है वो एक तरह से पाठक के मन में, यदि वो स्तरीय है, यदि उसका संप्रेषण उचित है, यदि वो संतुलित है, यदि उसकी भाषा सर्वथा इस योग्य है कि आदमी उसे पढ़ के उसका सच समझ ले, तो एक उस लेखन से एक वैचारिक उथल पुथल किसी इंसान के मन में हो सकती है। तो यहाँ लेखक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस विसंगत समय को में क्या विसंगतियाँ हैं, क्या तत्व हैं उन विसंगतियों के, इसको प्रेषित करना लेखन का एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, एक ऐसी भूमिका जो कि सब लोग नहीं निभा सकते। तो इस संप्रेषण के लिए बहुत आवश्यक है कि साहित्य को लोग पढ़ें। लेकिन आज के 21वीं सदी ये दर्शन का नहीं, ये दार्शनिक नहीं, ये सिर्फ दर्शन का समय है। आप देखिए, आज तो टीवी देखने के चक्कर में लोग अखबार तक पढ़ना बंद कर चुके हैं। इस समय में इस संप्रेषण के, और आप सोचिए कि जब लोग देखने से फुर्सत न पाके अखबार तक नहीं पढ़ रहे हैं, तब साहित्य कौन पढ़ेगा, और अच्छा साहित्य कौन पढ़ेगा, या व्यंग्य साहित्य कौन पढ़ेगा? तो इन दशाओं में जो प्रिंट मीडिया है उसकी दशा अपने आप को, प्रिंट मीडिया वाले भी मानते हैं कि इधर पुस्तकों का प्रकाशन घटा है और पुस्तकों का प्रकाशन लगातार घट रहा है। हालांकि फिर भी हम आशा करें कि 1% व्यक्ति भी यदि व्यंग्य को पढ़ते हैं, क्योंकि व्यंग्य एक लोकप्रिय संप्रेषण की विधा है, एक लोकप्रिय लेखन है जिसे सभी पढ़ना चाहते हैं, तो यदि सार्थक व्यंग्य 1% व्यक्ति भी पढ़ते हैं तो वो जान जाएंगे कि विसंगत के कौन से तत्व हैं। उन तत्वों का अपने लेखन में कैसे आप उसे प्रेषित कर सकते हैं, कैसे उसे संप्रेषित कर सकते हैं, उस तरह से एक लेखन की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और अधिक जिम्मेदार हो जाती है, क्योंकि उसे उसके कंधों पर बहुत बड़ा भार है। कैसे आज के युग में, आज के विसंगत के युग में, आज विसंगतियों की जब भरमार है, तो उसको कैसे पाठक तक प्रेषित करें। उसके लिए प्रभावी भाषा, उसके लिए ऐसी भाषा जो कि संप्रेषण के योग्य है, जिसमें कि संयत भाषा जो कि एक तरह से इतना प्रभाव रखती है कि पाठक के हृदय को छू सके। ऐसी भाषा में यदि व्यंग्य लिखा जाएगा और उसके तत्व, आज की विसंगतियों के तत्व उसमें महत्वपूर्ण रूप से उनके
आंके जाएंगे, महत्वपूर्ण तत्वों का बखान होगा, जो कि पाठक पढ़ेगा, कम से कम विसंगति के तत्व पढ़कर वो विसंगत से जूझने में अधिक समर्थ होगा, ऐसी मुझे आशा है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि व्यंग एक प्रभावी विधा है, जिससे कि यदि 1% व्यक्ति भी साहित्य को पढ़ता है तो वो उससे प्रभावित होकर उससे लाभान्वित हो सकता है, होने में समर्थ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के समय में व्यंग्यकार की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। वह अधिक प्रासंगिक इसलिए हो गया है क्योंकि दुनिया में प्रगति के नाम पर अवनति या असभ्यता ही बढ़ रही है। आप विगत कई महीनों से रूस और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं। इसमें कितने लोगों का नुकसान हुआ, जान माल की हानि हुई, इसके किसी को परवाह नहीं, किंतु ये सभ्यता बढ़ी है। पहले जब युद्ध होते थे तो तलवार से एक सिर काटा जाता था, अब एक बम गिराने से हजारों लोग काल कबलित हो रहे हैं। कई वर्षों पूर्व मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि पिछली से आगामी योजना में शिक्षा बढ़ी, हम सबकी लूटने खसोटने की इच्छा बढ़ी। यानी निरंतर हम प्रगति के नाम पर जो असहाय निरीह लोग हैं उनसे छीनकर अपनी संपत्ति या अपनी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। एक शायर ने कहा है कि इंसान की हसरतों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज ज़मीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। यह स्थिति वैश्विक स्तर पर है, हमारे देश में सिर्फ नहीं है, दुनिया भर में जो सत्तासीन लोग हैं वो कुत्ता कथाओं में लिप्त हैं। इन दिनों मेरा एक उपन्यास यहाँ चल रहा है, वैश्विक कुत्ता कथाएं, और ये कुत्ता कथाएं किसी एक देश की व्यवस्था नहीं है, ये सारे देशों में न्यूनाधिक चल रही हैं। मित्रों, थॉमस बायरन ने कहा है कि आई वुड पब्लिश राइट और रॉन्ग, कल्प्रिट्स आर माई थीम, सटायर इज माई सॉन्ग। यह बात प्रत्येक व्यंग्यकार को याद रखनी चाहिए कि वो समाज के साथ में न्याय करे, और जहाँ जहाँ उसे विषमताएं या त्रुटियाँ दृष्टिगोचर हों वो उनके ऊपर अपनी दृष्टि दौड़ाए और उन पर तीखी कलम चलाए, भले ही इसके प्रत्युत्तर में शासन उसे प्रताड़ित भी करे। यह होता रहा है, ये किसी एक देश में या एक समाज में नहीं, ये पूरी वैश्विक व्यवस्था है, क्योंकि जहाँ सत्ता है वहाँ कुत्ता है, और कुत्तागिरी के सहारे से सत्ताधीश लोग अपनी सत्ता चलाते रहते हैं। मित्रों, पॉवर्टी एनीवेयर इज ए थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। ये जहाँ जहाँ गरीबी है, जिस देश में गरीबी है, देश के जिस भाग में गरीबी है, वो एक भय है उन संपन्न लोगों के लिए जिन्होंने उसे बटोर कर अपने पास रखा है। उन्हें इतना दयावान या इतना उदार होना चाहिए कि उस अर्जित किए हुए धन का थोड़ा बहुत भाग उन विपन्न या निर्धन लोगों को भी दें, ताकि वे अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। मित्रों, व्यंग्यकार का ये दायित्व है कि अपनी दृष्टि चारों तरफ दौड़ाए और जहाँ जहाँ उसे ऐसी विषमताएं मिलें उन पर निर्भीक होकर कलम चलाए। मित्रों, एक और बात है कि व्यंग्यकार स्वयं व्यंग्य का पात्र न बने, क्योंकि यदि वह स्वयं ही पक्षपात में या अन्य गतिविधियों में लिप्त हो गया तो उसके पास शायद नैतिक साहस न बचेगा कि वो सही को सही कह सके। इसलिए उसे स्वयं व्यंग्य का पात्र नहीं बनना चाहिए। हाँ, यह बात भी है कि व्यंग्य में जो भाषा हो वो परिमार्जित हो, उसमें अपशब्दों का प्रयोग न हो, अन्यथा वो साहित्य नहीं है। तो व्यंग्य में गाली न आना चाहिए और वार भी खाली न जाना चाहिए। उसे दृढ़ होकर अपने ढंग से प्रहार करना चाहिए इन विषमताओं पर,
इन सत्तासीन लोगों की गलतियों पर भले ही उसे इसके परिणाम में कुछ खामियाजा भुगतना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। संगत समय और व्यंग्यकार की भूमिका, इस विषय पर आज कुछ बोलना चाहता हूं। मैं 1980 से व्यंग्य लिख रहा हूं, गद्य व्यंग्य लिख रहा हूं और अखबारों में छप भी रहा हूं। जब मैंने व्यंग्य लिखना शुरू किया था तब विसंगतियां कुछ अलग किस्म की थीं। आज नई सदी में विसंगतियां दूसरे किस्म की। मूलभूत रूप से उनमें बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है, पर जो छोटे छोटे परिवर्तन हुए हैं वे हमारे व्यंग्य लेखन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात करें तो सामाजिक विसंगतियां जो पिछली सदी में थीं वो इस सदी में उनका रूप बहुत भयानक हो गया है। आज आत्मीय रिश्तों में वह ऊष्मा नहीं है जो पिछली सदी में थी, और इसी तरह दुश्मनी में भी वो खलिश नहीं है जो पिछली सदी में थी। आज लोग समझौतावादी हो गए हैं। पिछली सदी में दुश्मनी 3-3, 4-4 पीढ़ियों तक चला करती थी। या अगर हम राजनीति में देखें तो राजनीति में नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है और बहुत ज्यादा हुआ है। उनके बारे में बात करने में भी संकोच होता है, इतना पतन हो गया है। और राजनीति कितनी गहराई तक गिरेगी इसका हमें अभी पता नहीं है। यदि हम साहित्य में बात करें तो पत्र पत्रिकाएं सभी बंद हो गई, बहुत कम रह गई हैं। व्यक्तिगत स्तर पर पत्रिकाएं चल रही हैं। जो बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे उन्होंने लाभ हानि के बारे में सोचना शुरू कर दिया, और ये स्वाभाविक था क्योंकि नई सदी में पूरी तरह से व्यावसायीकरण हो गया, बाजार प्रमुख हो गया और बाजार ने सबको प्रभावित किया है, हमारे मानवीय रिश्तों को भी प्रभावित किया है। ये नई विसंगति है जो पिछली सदी में नहीं थी। पिछली सदी में बाजार हम पर इतना हावी नहीं हुआ था। इसी तरह से विश्व परिदृश्य को देखें तो पिछली सदी में रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध था, और पिछली सदी के अंत में जब रूस का विखंडन हुआ तो वह शीत युद्ध एक तरह से लगा समाप्त हो गया। और शीत युद्ध कभी समाप्त नहीं होते। आज नई सदी में हम देख रहे हैं चीन और अमेरिका के बीच शीत युद्ध लगातार जारी है, और उसकी परिणति क्या होगी। कुछ लोग कहते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की संभावना है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि ये व्यवसाय का युग है, तो हर देश ये चाहता है कि हम व्यवसाय करें। इससे बड़ी विसंगति और क्या होगी। आपकी हमसे दुश्मनी है और आप अपने व्यवसाय के लिए हमसे समझौता कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अभी अभी हाल ही में यूएई और भारत के बीच समझौता हुआ, तो यूएई ने अपने जो पाकिस्तान के साथ रिश्ते थे उनको ताक पर रख दिया, पाकिस्तान को इग्नोर किया। इजराइल के खिलाफ जो अरब में गुस्सा है वह धीरे धीरे कम हो रहा है। ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन विश्व युद्ध को होने नहीं देंगे। हालांकि जो अभी चल रहा है रूस के साथ वो युद्ध भी तात्कालिक है, वो मुझे नहीं लगता कि वो विश्व युद्ध में परिवर्तित होगा, क्योंकि सभी यूरोपीय देशों के अपने हित में। अब ऐसे क्रूशियल समय में जब हमारी विसंगतियां बदल गई हैं, जब हमारे नई नई विसंगतियां सामने आ रही हैं, तो व्यंग्य का औजार क्या हो, यह चिंतन का विषय है और इस विषय पर व्यंग्यकारों को चिंतन करना चाहिए। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो विज्ञापन में जो पंच लाइनें आती हैं, या विज्ञापन पूरी तरह व्यंग्य पर आधारित हो गए। आप टीवी सीरियल टीवी खोलते हैं तो विज्ञापन आता है, तो या सोशल मीडिया पर विज्ञापन आता है, ये सब व्यंग्यात्मक हो गए। उनके पंच कभी कभी तो इतने मारक होते हैं कि कई बार व्यंग्यकारों को पीछे छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब साधारण से व्यंग्य से काम करने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है।
और बड़े बड़े व्यंग निबंधों से भी काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आज सोशल मीडिया के इस युग में, इंटरनेट के युग में किसी को फुर्सत नहीं है कि वो आपके 3-3, 4-4 हजार शब्दों के व्यंग पढ़े। तो क्या करना है? अब सवाल है फिर हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं? हम विसंगति के लिए जिम्मेदार पर प्रहार कैसे करें? उसके लिए हमें सोचना होगा कि हम किस तरह से व्यंग में नए नए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लघु व्यंग लेखन किया जाए और जो परंपरागत जो हमारा ढांचा है व्यंग का, उसमें नए नए प्रयोग किए जाएं, व्यंग कहानियां लिखी जाएं, व्यंग नाटक लिखे जाएं और व्यंग एकांकी लिखे जाएं और व्यंग को लेकर नुक्कड़ नाटक लिखे जाएं। क्योंकि जो बात आज हम विज्ञापन के युग में देख रहे हैं कि जो बात व्यंग के माध्यम से, हास्य व्यंग के माध्यम से जितनी अच्छी तरह पहुंचाई जाती है, वह बात सीधे सीधे नहीं पहुंचाई जा सकती। इसलिए हमें व्यंग के पुराने औजारों को हमें धार देनी होगी, उसके साथ ही नए औजारों को भी खोजना होगा। इस संबंध में व्यंगकारों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अपनी बात श्रोताओं तक, पाठकों तक कैसे पहुंचाएं। अब ये YouTube का जमाना है, अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये इंटरनेट का जमाना है, पत्र पत्रिकाएं कोई पढ़ता नहीं। आप देखो हर एक के हाथ में फोन है और जो मुझे बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, तो बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर A.H. व्हीलर्स हुआ करते थे, जिनकी किताबों की दुकानें थी, जिनकी पत्रिकाओं की दुकानें थी, वे सब बंद हो गई और उनके स्थान पर मिठाइयों की दुकानें खुल गई। और जैसे आगरा कैंट में ही हम अपने यहाँ देखते हैं कि आगरा कैंट में पेठे की दुकान। दोस्तों नमस्कार। समय विसंगत है, लेकिन कब नहीं रहा। क्या परसाई के जमाने में समय कम विसंगत था? परसाई के व्यंग्यों में गोरक्षा समिति के कारनामों पर जो कटाक्ष मिलता है, वो क्या आज की स्थितियों से कुछ अलग है, कुछ भिन्न है उससे? शरद जोशी के व्यंग्य पढ़ें, राजनीतिक व्यंग्य, तो अगर उनमें से कांग्रेस पार्टी का नाम हटाकर आज की सत्ताधारी पार्टी का नाम लिख दें, तो क्या कुछ अंतर नजर आएगा? कुछ फर्क नजर आता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगेगा जैसे शरद जोशी ने आज की सत्ताधारी पार्टी पर, आज की परिस्थितियों पर व्यंग्य किया हो। उसके थोड़ा बाद चलें, प्रेम जन्मेजय ने आज से करीब 40 साल पहले बेशर्ममेव जयते लिखा था। बेशर्म की ही जीत होती है, बेशर्म ही जीतता है। क्या वो आज 40 साल बाद वो बेशर्मी और वो बेशर्मों का जय घोष कुछ कम हो गया है, या सड़क से लेकर संसद तक पहुंच गया है? और पीछे चलें तो हम देखते हैं कि अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। परम धर्म, अहिंसा शब्द कोई मौलिक शब्द नहीं है। अहिंसा हिंसा के से बना हुआ शब्द है। हिंसा है न हो, इसलिए अहिंसा शब्द का गठन हुआ, शब्द को घड़ा गया, धर्म कहा गया उसको, परम धर्म। इस देश में दो धर्म मूलतः अहिंसा पर ही आधारित हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हिंसा कितनी होती रही हो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, अपने को सृजित करता हूँ। क्या मतलब हुआ इसका?
अधर्म बढ़ता रहा है पहले भी, धर्म की हानि होती रही है पहले भी। इसीलिए ईश्वर तक को अवतार लेना पड़ जाता है। तो आज का जो विसंगत समय है वो किस लिए इतना विसंगत लगता है? बावजूद इसके कि ऐसा ही या शायद इससे भी ज़्यादा विसंगति पहले भी होती रही है, ऐसा इससे ज़्यादा विसंगत पहले भी होता रहा है समय, फिर भी आज का समय कहीं ज़्यादा विसंगत लगता है। तो उसका कारण ये है कि वह हमें दिखता ही नहीं है। हम में से बहुतों को ये विसंगत समय विसंगत लगता ही नहीं, नज़र ही नहीं आता। हम में से बहुत से लोग तो शायद इसका इंतजार ही कर रहे थे वर्षों से कि ये समय आए, ये हमें संगत लगता है। ये फर्क है परसाई के समय से आज के समय में, और इसीलिए ये दोहरा घना लगता है, ये घनघोर लगता है। इसी वजह से मैं दृष्टि को व्यंग का मूल विषय, मूल तत्व इसीलिए नहीं कहता हूँ। हमारे पास एक दृष्टि होनी चाहिए, हमें नजर आना चाहिए, हमें विसंगत समय विसंगत लगना चाहिए। और अगर लगता है, अगर हमारे पास वो दृष्टि है, तो व्यंग्यकार की भूमिका अपने आप तय हो जाती है। व्यंग्यकार समझ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। आज आप देखें, जो बड़े व्यंग्यकार हैं, बड़े कहे जाते हैं, पाठकों ने उन्हें बड़े होने का मान दिया है, वे क्या कर रहे हैं? पहले वे पुरस्कार लेते रहे हैं, आज पुरस्कार दे रहे हैं, या अन्य गतिविधियों में लिप्त हैं। छोटे व्यंग्यकार मतलब नवोदित मामले में, मतलब वरिष्ठता के मामले में जो छोटे व्यंग्यकार हैं, नए व्यंग्यकार हैं, वे फिर भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। मैं नाम लूँगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन मैं नज़र सब पे रखे हुए हूँ। तो हमें देखना चाहिए, हमारा ये दायित्व है कि हम विसंगत समय को विसंगत की तरह पहचानें, विसंगत की तरह देखें, वो नज़र लाएं जो व्यंग्यकार की होनी चाहिए, जिसके होने पर ही व्यंग्यकार होता है, और अपनी भूमिका तय करें। व्यंग्यकार योद्धा होता है, उसे योद्धा की तरह पेश आना चाहिए, कायर की तरह नहीं, शरणागत चरणागत की तरह नहीं। धन्यवाद। और विसंगतियों, विद्रूपों, विडंबनाओं का अध्ययन करके उन्हें एक खास शैली में व्यक्त करते हुए उनके पीछे के मर्म को उद्घाटित करना व्यंग्य विधा की या व्यंग्य की शैली की विशेष भूमिका होती है। इसमें जो कहन का ढंग है वो ऐसा है जो हास्य के नजदीक पहुंचता है या हास्य से शुरू होता है, इसलिए पढ़ने में या सुनने में अच्छा लगता है, आनंद आता है, रस मिलता है, विनोद की सृष्टि होती है। पर व्यंग्य विनोद पर रुक नहीं जाता, विनोद से बहुत आगे तक जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पाखंड है, जो कथनी और करनी का फर्क है, जो झूठ है, उसको पहचाने और अपने पाठकों को, श्रोताओं को पहचानवाए। तो इसके लिए व्यंग्यकार अपनी अपनी शैली विकसित करते हैं। हिंदी में हम सब लगभग एक मत हैं कि व्यंग्य के जो सबसे बड़े रचनाकार हैं वो हरिशंकर परसाई हैं, जिनकी जन्म शताब्दी 22 अगस्त को आरंभ हुई। परसाई जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि हास्य उनका अभीष्ट नहीं, और व्यंग्य से वो ये अपेक्षा करते थे कि व्यंग्य पक्षधर हो, यानी वो वंचितों का, शोषितों का, दलितों का, कष्ट पाने वालों का साथ दे, और जो कष्ट देने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं, संकट खड़ा करने वाले हैं, उन पर आक्रमण करे, उन पर प्रहार करे। लेकिन उस प्रहार और आक्रमण की शैली ये है कि जैसे जो चीजें एक पाखंड में, छद्म में छुपा कर रखी जाती हैं,
उन्हें वो पढ़ने वाले के सामने एक विशिष्ट अंदाज में उद्घाटित कर दें और फिर उसके बाद जो पढ़ने वाला है या सुनने वाला है इस विषय पर सोचे और जो चीजें गलत हैं उनको ठीक करने के बारे में क्या किया जा सकता है और उसमें उसकी अपनी भूमिका क्या हो सकती है, इस पर विचार करें। तो अब प्रश्न उठता है कि जो हमारा समय है ये परसाई के समय से या और उसके पहले के समय से कितना भिन्न था, क्योंकि विसंगतियां हमेशा होती हैं। सब कुछ संगत होगा तो शायद रूढ़ हो जाएगा, ठहर जाएगा, पर विसंगतियां जब मनुष्य के शोषण, उस पर अत्याचार, उसको यातना देने का माध्यम बन जाती हैं या उससे उपजती हैं या उसका तंत्र रचती हैं, तो उन विसंगतियों पर प्रहार करना व्यंग्यकार का लक्ष्य होना चाहिए। हमारा जो समय है इसमें इसके बड़े से बड़े, इसमें रहने वाले बड़े से बड़े प्रसन्नचित्त व्यक्ति भी शायद मान लेंगे कि इसमें काफी हद तक छद्म, काफी हद तक पाखंड, काफी हद तक झूठ है। और मामला सिर्फ राष्ट्रीय नहीं है, एक वैश्विक स्तर पर साम्राज्यवाद का ये एक नया रूप है जिसमें वैश्विक पूंजी स्थानीय स्तर पर रूढ़िवादी मान्यताओं से एक गठजोड़ करके समाज को बांटने, विभाजित करने और लोगों की सामुदायिक चेतना और शक्ति को कमजोर करने का काम करते हैं, ताकि वो आसानी से उनके उपभोक्ता बने रहें और उनके लिए हर दृष्टि से, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, व्यावसायिक हो, लाभ का माध्यम बन सके। व्यंग्यकार की भूमिका निश्चय ही इस विसंगत समय में इन विसंगतियों का उद्घाटन करने और अपने पाठकों को उनका परिचय कराकर उनसे संघर्ष या उसका प्रतिरोध करने के रास्ते दिखाना भी है। ये बहुत अच्छा विषय है, हमारा विसंगत समय और व्यंग्यकार की भूमिका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्यंग्य का तो जन्म ही प्रतिपक्ष की भूमिका के निर्वाह के लिए हुआ है, और यही कारण है कि व्यंग्य सबको अच्छा नहीं लगता, और उनको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो समय को अपनी सुविधा के हिसाब से वापरने में लगे हैं, अपने इर्द गिर्द एक ऐसा आभा मंडल तैयार करने में लगे हैं मानो वे ही समय के नियामक और नियंता हों। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद का जो समाज बन रहा था, जिस तरह की राजनीति आकार ले रही थी, ये मोहभंग की राजनीति थी। करोड़ों लोग जिस लोकतंत्र के स्वप्न को शताब्दियों से पाले हुए थे, उस लोकतंत्र की जड़ें कुछ प्रायोजित दायरों में सिमटती जा रही थी, और आजादी का जो सुख है, आजादी की जो आकांक्षा है, वो सुख कुछ गिने चुने लोग हथियाए हुए थे। यही सब ठीक रहेगा। दरअसल गांव कस्बों में बसे लोग दूर दराज के क्षेत्रों में, और जिन्होंने जिनकी भी आजादी को लेकर अपनी भूमिका रही है, कम या ज्यादा, वो बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। स्वाधीनता ने उनके जीवन को बदलना तो दूर की बात है, उनके सपनों तक को छीन लिया था। और ऐसे दौर में व्यंग्य की उपस्थिति एक बेहद जरूरी अस्त्र की तरह है, और मैं समझता हूं कि व्यंग्य ने इस जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी से निर्वाह किया।
ये जो यथास्थितिवादी और शोषक प्रवृत्तियां हैं, इनसे व्यंग ने अपनी एक जिम्मेदार लड़ाई लड़ी। एक व्यंग के विद्यार्थी के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी व्यंग आज भी पूरी क्षमता के साथ, पूरे विश्वास के साथ एक प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि हमारे समय की कितनी सारी विसंगतियां आज जिनकी शिनाख्त हिंदी व्यंग में दिखाई देती है। और यही कारण है कि आज मैं नई पीढ़ी के अनेक लोगों को देखता हूं जो व्यंग लेखन में लगे हैं और न केवल व्यंग लेखन में लगे हैं बल्कि वे उन विसंगतियों को बराबर पकड़ पा रहे हैं, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे वो समाज की हो, व्यक्ति की हो, बाजार की हो। इस सारी प्रवृत्तियों को पर प्रहार किया जा रहा है और हिंदी व्यंग का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है और नई पीढ़ी के व्यंगकार उसमें पूरी मुस्तैदी से जुटे हैं। मैं सबके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। विषय है हमारा विसंगत समय और व्यंग्यकार की भूमिका। विसंगतियों की दृष्टि से देखा जाए तो आज का हमारा समय विसंगतियों से भरा हुआ है। आज का जो यथार्थ है उसे समझना बहुत आसान नहीं है, ख़ास तौर से जिस तरह भूमंडलीकरण और पूंजी के प्रकोप से जो हमारा मध्य वर्ग और जो निम्न वर्ग है वो त्रस्त है, उसकी जो समस्याएं हैं, उस व्यापक जन समुदाय का पक्ष हमारी रचनाशीलता से नदारद मिलता है। इस ओर व्यंग्यकारों को गहराई से देखने की ज़रूरत है। और आप देखते हैं कि किस तरह आज राजनीतिक, धार्मिक और बाजारवाद से लदा फंदा समय लगातार हमारा पीछा कर रहा है और हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अभिव्यक्ति में वह इस तरह रूप बदल बदल कर आ रहा है कि उसकी ठीक ठीक पहचान करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। होता ये है कि हम लिखते वक्त यथार्थ को बहुत सीधी आँखों से देखने की कोशिश करते हैं, जबकि साहित्यिक और क्रिएटिव जो कलाएं होती हैं उनमें यथार्थ को सीधे देखने के बजाय तिरछी नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि तभी हम उसके पीछे के सच को ठीक प्रकार से समझ सकेंगे और जो साहित्य का एक उद्देश्य है जन पक्ष को सामने लाना, उसके प्रति हम अपनी सरोकार प्रस्तुत कर सकेंगे। केवल व्यंग्य मनोरंजन की चीज़ नहीं है, व्यंग्य बड़ा ही गंभीर और जिम्मेदारीपूर्ण रचना शैली है। वो केवल समाज का चित्रण करने के लिए ही हम व्यंग्य रचना ना करें, बल्कि उसकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी भी तय हो, इस ओर भी हमें देखने की ज़रूरत है। और व्यंग्यकार की भूमिका बड़ी गंभीर भूमिका है। आप देखें किस तरह हमारा समय हमें चुनौती देता है कि आज देश का जो नाम है वो उसको लेकर के बहसें खड़ी की जा रही हैं। किस तरह धार्मिक ध्रुवीकरण करके देश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिशें हो रही हैं। किस तरह पूंजीवाद को लगातार बढ़ावा देकर जो हमारा सामाजिक संरचना है उसको तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। इन सब चुनौतियों से हमें दो चार होना है।
साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी व्यंग्य रचना है वह कितना प्रहार कर पा रही है। व्यंग्य रचना हमेशा प्रहारक होनी चाहिए। तरीके से पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें और सचेत रहकर और अच्छे तरीके से इस पूरे सिनारियो को समझते हुए अपनी रचनाशीलता को धार देते हुए लिखने की ज़रूरत है। तभी व्यंग्य अपने पूर्वजों से आगे बढ़ पाएगा और एक नए रास्ते को तय कर पाएगा, अपनी भूमिका को आगे बढ़ा पाएगा। आज हमारे जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उन पर लगातार हमला हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह प्रतिपक्ष की तरफ से जो मीडिया के कुछ नामों को बायकॉट किया गया है। तो यहाँ पर सीधा नज़र आ रहा है कि जो मीडिया जो कि चौथा स्तंभ है वह अपनी भूमिका का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहा है। ऐसे में साहित्य की महती जिम्मेदारी है, व्यंग्यकारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी भूमिका का ठीक प्रकार से निर्वहन करें और एक सर्वसमावेशी जनपक्षधर समाज की रचना करने में, राजनीति को राह दिखाने में सहायक बने। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर साधना बलवटे आज एक ऐसा चिरंतन प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ जिसका उत्तर हमेशा नया होता है। यह समय के साथ परिवर्तित होता जाता है। हमारा विसंगत समय और व्यंग्यकार की भूमिका। जी हाँ, मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। 1000 वर्ष जिस देश ने आक्रमण झेले, उस देश में विसंगत का होना कोई आश्चर्य नहीं। वो देश जो सत्ता के लिए समाज को बांट सकता हो, वो समाज जिसमें चारित्रिक पतन, नैतिक अवमूल्यन जैसी अनेक अनेक विकृतियां हों, या कहूं कि उस दलदल में फंसा है वो समाज, उस समाज में विसंगतियों का होना तो लाजमी है। वर्तमान समय में निश्चित रूप से विसंगतियां बढ़ी हैं, तो व्यंग्यकारों की तादाद भी बढ़ी है। किंतु प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्या ये बढ़ी हुई व्यंग्यकारों की संख्या अपने दायित्व का निर्वहन कर पा रही है? आज मुझे फिर वो उदाहरण याद आता है कि व्यंजन धातु में से भी उपसर्ग निकाल दें तो अंजन रह जाता है। अंजन का जो काम है वही काम व्यंजना समाज में करती है। समाज की आंखों में लगाए जाने वाला वो काजल है व्यंग, जो समाज की दृष्टि को साफ कर देता है। समाज के सामने सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी जिसको कहते हैं वो कर देता है। आज व्यंग बहुतायत से लिखा जा रहा है, तो क्या उस व्यंग लेखन में कोई सामाजिक सरोकार बचा है? क्या वो व्यंग्यकार जिसकी रचना, जिसका व्यंग जिस विसंगति से उपजा है, उस विसंगति को दूर करने का प्रयास करता है, या केवल शब्दों का खेल करके अपने रचना कौशल के माध्यम से साहित्य में अपना स्थान बनाने की कोशिश भर करता है? जी हाँ, कोई बहुत अच्छा लेखक हो सकता है, बढ़िया शब्द संपदा का धनी हो सकता है, बेहतरीन रचना कौशल उसके पास हो सकता है, किंतु यदि उसकी रचना में, उसके व्यंग में समाज की विसंगति का कोई निराकरण ना हो, विकृति पर दृष्टि डालने का कोई सामर्थ्य ना हो, तो ऐसे व्यंग का कोई महत्व नहीं रह जाता। कितने लोग हैं जो आज समाज को नई दृष्टि देने के लिए लिख रहे हैं? कितने लोग हैं जो समाज को झंझोड़ने के लिए लिख रहे हैं? ये प्रश्न आज उठते हैं क्योंकि आज का जो समय है उसमें हम देख रहे हैं कि व्यंग केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक माध्यम हो गया है। व्यंग आज खेमेबाजों, गुटबाजों का ध्वजावाहक हो गया है। आज व्यंग लिखा जा रहा है, क्यों? क्योंकि कल उसे छपना है, परसों सोशल मीडिया पर डलना है, इंस्टेंट वाहवाही लूटनी है। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए लिखा जा रहा है। असभ्य और कलुषित मानसिकता जो होती है वो समाज को दूषित करती है, और इसी भाषा, इसी कलुषित मानसिकता के साथ यदि व्यंग लिखा जा रहा है तो हम और आप सोच सकते हैं कि वो व्यंग समाज का क्या भला करेगा।
साहित्यिक विसंगतियों का मखौल उड़ाने वाला व्यंग्यकार खुद तथाकथित सम्मानों, पुरस्कारों और साहित्यिक रैंकिंग की सूचियों का हिस्सा बना हुआ है। व्यंग्यकार का सामाजिक सरोकार यदि इतना ही रह गया है तो मुझे क्षमा करेंगे, आज के विसंगत समय में व्यंग्यकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। व्यंग्यकार जिसने विसंगतियों को उजागर करने के लिए कलम उठाई वो स्वयं उस दलदल में फंसा हुआ है। माना कि वर्तमान समय में व्यंग लेखक जो है वो समाज सुधारक नहीं हो सकता है कबीर की तरह या बिहारी की तरह, किंतु उसका लेखन समाज में जागृति लाने का काम तो जरूर कर सकता है। और आज के समय में, आज के विसंगत समय में, जब विसंगतियां अपना चरम सीमा पर हैं, कहना चाहिए सारे सीमाओं को तोड़कर बढ़ रही हैं, उस समय में व्यंग्यकारों का ये दायित्व हो जाता है कि वो अपने लेखन से समाज में जागृति तो कम से कम लाने का प्रयास करे। कम से कम जिस समस्या को वो अपने लेखन में उठा रहा है वो उस स्तर तक तो पहुंचे कि जिम्मेदार लोग उसके बारे में सोचना प्रारंभ करें, उसके निराकरण के बारे में सोचना प्रारंभ करें। व्यंग जो है वो भले ही समस्या को समाप्त नहीं करेगा, सामाजिक परिवर्तन की कोई आंधी नहीं ला पाएगा, लेकिन समाज में एक वातावरण का निर्माण अवश्य वो कर सकता है। आज समाज में व्यंग्यकार का दायित्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि सबसे अधिक आज यदि कुछ लिखा जा रहा है तो वो व्यंग है, सबसे अधिक यदि कुछ पढ़ा जा रहा है तो वो व्यंग है। इसलिए आज के व्यंग्यकार को बहुत जिम्मेदारी पूर्वक अपना लेखन करना है। हमारे सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर व्यक्तिगत वैचारिक धरातल से ऊपर उठकर व्यंग की रचना करनी होगी, तभी आज के विसंगत समय में व्यंग्यकार अपने दायित्व का निर्वहन कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, एक बार मैंने यशवंत व्यास से सवाल किया था। यशवंत व्यास को जानते ही कि वो अपने आप को दोहराने में यकीन नहीं करते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि अभी वो क्या लड़ाई शेष है जिसके लिए आप रचनात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यशवंत ने कहा कि मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा और लेखन का कोई विकल्प नहीं होता है। रोजगार के हो सकते हैं, अब संतरे का पेड़ है, उससे आप बेहतर संतरों की संतति की अपेक्षा कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त उससे क्या क्या आशा कर सकते हैं। वो सेब होने से तो रहा, और सेब होने की लड़ाई लड़े भी क्यों, कैसे लड़े। तो हर एक किस्म का लेखन किसी भी विधा का हो, उसका लक्ष्य है अपनी बेचैनी का हल खोजना। और यशवंत व्यास अपनी बेचैनी के हल के लिए इसीलिए किसी एक विधा, किसी एक विषय पर टिकते नहीं। वो कॉमरेड गोडसे लिखते हैं, वो चिंताघर लिखते हैं, वो असे अमिताभ लिखते हैं, वो बोस्कियाना लिखते हैं गुलजार को लेके, और अब ये कवि की मनोहर कहानियां राजकमल ने इसमें छापा। अभी पिछले दोनों उसका लोकार्पण भी था, मैं गया भी था, तब मैंने इस पर बात भी कही थी। ये एक नया प्रयोग है, और नया प्रयोग इसलिए क्योंकि यशवंत व्यास प्रयोग धर्मी रचनाकार हैं। और ये किताब जो है मात्र एक कवि की कहानियां नहीं है। जितनी मात्रा में कहानियां हैं उतनी ही मात्रा में इसमें आपको कवि मिलेंगे। अब कोई कवि जो है आपको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठा हुआ दिखाई देगा, कोई आप तब को लगेगा आपको कि आप तो ढाबाधारी पाठक हैं, उसको क्या जाने। और
बहुत सारी चीजें इसमें हैं, उन पे आप खुद देखेंगे, बाद में समझ भी जाएंगे। पर आपको इतना निश्चित है कि कुछ नया मिलेगा, पर सबको नहीं मिलेगा। उनको नहीं मिलेगा जो रटे रटाए लेखों के अतिरिक्त कुछ नया पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, जो सतह पे रहते हैं। और आप जानते हैं कि मोती गहरे जाकर मिलते हैं, और कितने गहरे जाकर मिलते हैं ये जानना हो तो हर एक को ये किताब पढ़ें। आप पढ़ें तो तब पता लगेगा आपको। अब मेरी टिप्पणी में मत जाएं। एक मुहावरा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, और मैं कहता हूं पढ़े लिखे को अंग्रेजी क्या। आजकल हर पढ़ा लिखा अंग्रेजी जानता है। तो ऐसा कुछ हो जाए और लगे हाथ आप कवि की मनोहर कहानियां पढ़ें। इससे पहले हम आपको कवि की 2 मनोहर कहानियां आज सुना रहे हैं, और ये YouTube के दर्शक, जो पत्रिका के दर्शक हैं या श्रोता हैं, उनके कारण है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसको प्रस्तुत जो किया है वो यशवंत व्यास ने अपनी टिप्पणी के साथ। यशवंत व्यास ने इस तरह की टिप्पणी नहीं की है, तो ये हम लोगों के लिए अच्छा है कि यशवंत व्यास खुद बता रहे हैं कि उनकी रचना क्या है, तो साक्षात हमारे सामने बता रहे हैं। तो 2 मनोहर कहानियां पढ़ने के बाद अगर आपकी रुचि का सेंसेक्स हाई हो जाए, मुझे लगता है अवश्य हाई होगा, पढ़ने का लालची हो, तो बता दूं ये खटाक की पेशकश है, तो उसकी शरण में जाएं और वहां देखें कि किस तरह से राजेंद्र गुप्ता या बहुत सारे लोगों ने इन कहानियों को पढ़ा है। तो प्रस्तुत है यशवंत व्यास की तो कवि की मनोहर कहानी, एक खटाक पेशकश। एक होते हैं सच्चे कवि और एक होते हैं पक्के कवि। सच्चे कवि दुनिया के सबसे सुंदर मनुष्य हैं। वो भूख में रोटी हैं, प्यास में पानी है। मगर ये जो उनके हमनाम हैं, वो भूख लगे तो आदमी को भी रोटी बनाकर खा जाए। ये मनोहर हैं, ये कातिल हैं, ये पूजा हैं, ये फूल हैं। कबीर की लाइन है ना, फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, ताको नाम महंत। तो ये जो मनोहर कहानियां हैं, मनोहर कहानियां हमारे साथियों को याद होगी कि ऐसी कहानियां थी जिनको पढ़ने से मना किया जाता था। इलाहाबाद से निकलती थी और सिवाय क्राइम के उसमें कुछ होता नहीं। तो कवि की मनोहर कहानियां जब बने तो वो क्राइम फाइल्स ही होंगी। तो जॉय ऑफ सिन, पाप का मजा जो कवि ले सकता है। प्रेमचंद की कहानी का घीसू माधव वहीं का वहीं है, और प्रेमचंद को गए कई साल हो गए। जिन कवियों ने, जिन निर्मल आत्माओं ने अपनी मुद्राओं के साथ घीसू और माधव की मुद्राएं चुराई थी, या उनसे उन्हें ये उम्मीद बंधा के अपने हाथों में ली थी कि तुम्हारी पीढ़ियों को हम बदल देंगे, वो अभी भी कलाली में है और घीसू माधव वहीं के वहीं है। ये कहानियां, ये अपराध की कथाएं, ये हमारे नैतिक अपराध की कथाएं हैं जो हमें उस पीड़ा के साथ आरंभ करने को कहती है। कभी लोधी गार्डन में सुबह की सैर पर निकला, खान मार्केट में ब्रेकफास्ट किया, चाणक्यपुरी में लंच किया, रेसकोर्स रोड से जनपद तक उबासी ली, साउथ एक्स में कॉफी पी, शास्त्री भवन में टहला और इंडिया गेट की तरफ हाथ हिलाया। डिनर पंडारा रोड पर ही करता, मगर क्या करे, रास्ते में पुराना दलाल मिल गया। दलाल ने कहा सुबह से रात हुई, कुल 4 सांसदों का हिसाब हुआ, इतनी थकान तो कभी सरकार गिराने में हुई ही नहीं, अब तुम ही कुछ मदद करो। कवि ने कहा मैं तो एक कविता लिखकर सरकार हिला देने वालों में से हूं, मदद चाहिए तो पहले पंडारा रोड चलो। दलाल क्या चाहे, 2 सांसद, वो कवि को उठाए, पंडारा रोड चला। कवि की पसंद का डिनर ऑर्डर हुआ। दलाल ने कहा जब तक खाना आए सरकार गिरा लें। कवि अलसाया, धीरे करो। कवि की पसंद का डिनर ऑर्डर हुआ। दलाल ने कहा जब तक खाना आए सरकार गिरा लें। कवि अलसाया, धीरज धरो, जब तक खाना खत्म हो सरकार खींच लो। खाना खाकर जैसे ही कवि ने डकार ली, भूखमरी के मुद्दे पर सरकार गिर गई। कवि एक दिन मौज में आकर पॉकेटमारी करने निकला। सचिवालय जाती बस में चढ़ा और आंखों से अपने स्टैंडर्ड की जेबों का उसने एक पैनोरेमिक व्यू लिया।
उसकी तीखी नजर से कहां छुपता कि रूट के 2 पुराने जेब कतरे बस में पहले से मोर्चा जमाए हुए। शगुन के लिए उसने एक ए ग्रेड जेब काटी और अपनी जेब में डाली। दोनों पुराने खिलाड़ी एक एक करके 4 पॉकेट मार चुके थे कि अगला स्टॉप आ गया। दोनों उतरे तो कवि ने उनकी पॉकेट उड़ा दी। कवि जब अगले स्टॉप पर उतरा तो दोनों पॉकेट मार फूल माला लिए हुए उसका इंतजार कर रहे थे। पैर पकड़ लिए। कवि खुश हुआ। उसने लाड़ में आकर एक को प्रेम का कवि बना दिया, दूसरे को शौर्य का कवि। आजकल पहला पेंटिंग्स के धंधे में है और पिकासो से नीचे नहीं उतरता। दूसरा डिफेंस के धंधे में है और देश से कम पे बात नहीं करता। देखो कवि ने मौज मौज में कैसे देश और कलाएं बचाई। सोचकर देखो, कवि सीरियस हो जाए तो क्या हो। कवि को जलेबी पसंद थी, कवि को विचार भी बहुत पसंद था। उसके बाद जो भी विचार आता वो उसकी जलेबी बना देता। उसने पाया कि वो उल्टा चले तो जलेबी को विचार बना सकता है। वह धीमी आवाज, लोचदार घुमाव, विलक्षण विनम्रता से शुरू करता और तर्क उसके सेवक हो जाते। तर्कों से वह साबित कर देता कि कंबोडिया नजफगढ़ पंचायत में पड़ता है और डेनमार्क हरिद्वार में। कभी कभी इसका उल्टा भी। लोग चमत्कृत, कवि अवतारी। एक दिन कवि को सचमुच का और पक्का हलवाई मिल गया। उसने कवि की जलेबी ली और सहज भाव से सीधी कर दी। मूल विचार खड़ी सींक की तरह सुलझ गया। उसने कवि को नजफगढ़ में नजफगढ़ और डेनमार्क में डेनमार्क के दर्शन करा दिए। कवि ने इसे प्रतिक्रांतिकारी लुम्पेन तत्वों की कार्रवाई माना। प्रस्ताव पास किया, सारे हलवाई ट्रोल हैं, अब से इन्हें मैं अपने इलाके में ब्लॉक करता हूं। उसके इलाके में अब विचार से लड्डू बनते हैं। ये जलेबी से ज्यादा कारगर है। लड्डू में पता ही नहीं चलता कि विचार कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ऊपर कहाँ और नीचे कहाँ। आपकी वाम और दक्षिण का भी पता नहीं चलता। जहाँ जलेबी बनती थी बनती रहे, जहाँ विचार छनते हैं छनते रहे। कवि को कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्य है कवि, धन्य है उसकी निरपेक्षता। और क्या कवि की जान लोगे। एक व्यंग्य कविता है, पट परिवर्तन। हे अभिमन्यु, आज तुम अपनी बाहों में पड़े वीर्य का प्रयोग किसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए नहीं कर सकते। केवल किसी सरकारी नीति के विरोध में अपने पौरुष का कर सकते हो प्रदर्शन। मर सकते हो जलकर किसी चौराहे पर। तुम्हारा नाम संसार के नामी अखबारों में छप जाएगा और तुम्हारी समाधि भी बन जाएगी। हे अर्जुन, गांडीव उठाते ही आज कोई मृगाक्षी तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम चुन लिए जाओगे संसद सदस्य। तुम बापू के अनुयायी, अहिंसा के पुजारी कहलाओगे। हे कृष्ण, तुम केवल रथ हाँकना जानते हो। कैसे चला पाओगे जेट और रॉकेट। चले जाओगे कहीं दूर, गोपियों की कंचुकी ना सूख पाएगी। इसलिए हे ब्रदर, कभी भी चालक पद स्वीकार ना करना। एक मंत्री पद रिक्त है कभी का तुम्हारे लिए। हे द्रौपदी, बड़ी मूर्ख थी तुम जो द्वापर में जन्म लिया। 5 पति ही तो मिले थे, आज होती तो 50 मिलते और बिना तुम्हारी आज्ञा के नहीं हिलते। हे युधिष्ठिर, अब तुम्हें क्या कहूं। आज होते तो सदाचार समिति के अध्यक्ष होते, साधु समाज के बनते संरक्षक। तुम्हारे सभी भाइयों के पास कार रहती, बंगला रहता। कुंती कभी भी कर्ण के पास ना जाती और तुम्हारे मरने के बाद चौराहे पर स्थापित होती धवल प्रतिमा। लोग उसे पूजते। तुम्हारे खिलाफ केस की फाइलें दबी रहती जैसी दबी हैं आज तक। सच मानो, बड़ी भूल की तुम लोगों ने जो पैदा हुए द्वापर में। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं अपनी 2 रचनाएं। ये रचनाएं लघु व्यंग्यात्मक कथाएं हैं और मेरे आगामी संग्रह आनंदी बुआ की बातें से ली गई हैं। सबसे पहले मैं सुनाता हूं।
कथा जिसका शीर्षक है भ्रष्टाचार का नज़ारा। आनंदी बुआ आज पेंशन ऑफिस गई थी। वहाँ पर हर साल जाना होता है एक अपना प्रमाण पत्र देने के लिए कि मैं अभी जिंदा हूँ, और जिस प्रमाण पत्र के आधार पर ही उसके आगे 1 साल तक पेंशन जारी रहती है। आज कल्लू भी बुआ के साथ गया था अपनी स्कूटी से। राम भरोसे ने उसको इसलिए भेजा था कि आनंदी बुआ को कोई कष्ट ना हो और उनके पास कोई साथ मिले। बुआ ऑफिस से लौटकर निढाल होकर बेड पर लेट गई। उन्हें देखकर राम भरोसे नजदीक आया और पूछा, दीदिया कैसा रहा, हो गया काम? बुआ कहने लगे, बोला तो है कि जल्दी हो जाएगा, तो अभी क्या किस स्टेज पर है केस? राम भरोसे ने पूछा। बुआ ने कहा, कहते हैं कि प्रोसेस में है। मैं तो सोच रही हूँ कि 10,000 मांग रहा है, उसे दे ही दूँ, क्योंकि वो कहता था कि आपके आने जाने में ही इतने पैसे खर्च हो जाएंगे जितने मैं मांग रहा हूँ आपसे, इसलिए बेहतर है कि आप खर्चा पानी देकर अपना काम करवा लीजिए। राम भरोसे थोड़ा उखड़ गया और बोला, क्या दीदिया, आप भी भ्रष्टाचार में? दीदिया ने कहा, ये भ्रष्टाचार नहीं, ये ज़रूरत है। आज कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता। छोटा से छोटा काम या बड़ा से बड़ा काम, सबके लिए दौड़ भाग करनी पड़ती है। समय श्रम का बचत करना हो तो इनके हाथ गर्म करने ही पड़ते हैं, वरना ये किसी न किसी बहाने से दौड़ाते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि दौड़ भाग समाप्त करके इस भ्रष्टाचार का सहारा लेकर अपना काम करा के ख़त्म किया जाए, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। ये थी पहली कहानी। अब दूसरी कहानी जो हम आपको सुनाते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आनंदी बुआ बाबू की माँ से मिलने के लिए उनके घर गए थे, और वहाँ पर उन्हें एक अजब सा नज़ारा देखने को मिला। कहानी का शीर्षक है केस जीत गए। कहानी इस प्रकार है। बुआ कुछ दिन के लिए बाबू के घर गई उनकी माँ से मिलने के लिए, हाल चाल पता करने के लिए, और अभी वो वहाँ बैठी थी, बातें चल रही थी। इसी बीच में बाबू खुशी से झूमता हुआ घर में आया और बोला, माँ हम केस जीत गए, माँ हम केस जीत गए। माँ बाबू की माँ बोली, अब जीत कर क्या फ़ायदा बेटा, तुम्हारे पिताजी तो ज़िंदगी भर दौड़ते रहे और उन्हें कोई ऐसा आदेश नहीं मिला जिससे वो पाक साफ स्पष्ट होते हैं। एक 75 रुपये के गबन का केस में वो साल दर साल कोर्ट में लड़ते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी रिलीफ नहीं मिला। चलो आखिर में उनका मुंह तो उजला हुआ, कम से कम उन पर ये तो तोहमत नहीं लगेगी कि उन्होंने गबन किया था। बाबू उत्साहित था। उसने बोला, माँ पिताजी की पिछली सारी तनख्वाह, पीएफ, गैजेटिया सब मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी। बाबू थोड़ा पीछे हटकर लाखों रुपए की प्राप्ति के सुख का आनंद उठा रहा था। माँ बोली, ठीक है मिलने दो, जो मिलेगा तो अच्छा ही है। अब क्या करें, उनकी किस्मत होती तो उनके सामने मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वहाँ की स्थिति कुछ अलग धारा में मुड़ गई थी। आनंदी बुआ को थोड़ा असहज लग रहा था
जहाँ बच्चों में पैसे पाने की हो कुछ खुशी ज़्यादा थी, पिता के जीतने की खुशी कम। बाबू की माँ से पूछकर आज्ञा लेकर आनंदी बुआ वापस आ गई। ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ या व्यंग आनंदी बुआ की बातों में शामिल हैं। अवश्य पढ़ें, अवश्य क्रय करें। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर आपको आनंद आएगा इन सच्ची घटनाओं को सुनकर, क्योंकि वो आपके आसपास में बिखरी हुई घटना उस पर ही आधारित है। धन्यवाद। एक छोटी सी गजल कहता हूँ कि कातिलों की वहशियाना आदतें हम जानते हैं और मुहाफिज शहर के मासूम हैं कम जानते हैं। हाकिमों को हार अपनी दिख रही है साफ तो क्या, फिर से होंगे शहर में हर रोज मातम जानते हैं। और दर्द का अपना मजा यह सोचकर दिल था दिखाया, तुम लगाओगे नहीं जख्मों पे मरहम जानते हैं। और जगमगाएगी हवेली, बंगलों में होंगी बहारें। खेत का अपने नहीं बदलेगा मौसम जानते हैं। और हादसा बांगा कहीं पर आज फिर होकर रहेगा, लोग फिर लहराएंगे रंगीन परचम जानते हैं। दोस्ती अब निभाता नहीं वो, बात दिल की बताता नहीं वो। है मोहब्बत अंधेरे से इतनी, एक दिया तक जलाता नहीं वो। तलखियां रब ने बख्शी है लेकिन हाथ सर से हटाता नहीं वो। और चाह मरहम की जिसको नहीं है, घाव अपने दिखाता नहीं वो। शहर बांगा से क्या छीन बैठा, गीत अब गुनगुनाता नहीं वो। गीत अब गुनगुनाता नहीं वो। नमस्कार, मेरा नाम है वत्सला पांडे और मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ अपना लिखा एक लघु व्यंग। शीर्षक है शेर का कुआं। तो सुनिए। चंपक वन की संसद में फिसी लकड़बग्घे ने टुल्ली बकरी की लिखी शेर का कुआं कविता पढ़ी। कविता में बकरी ने लिखा था कि भोजन घास का, घास जंगल की, जंगल शेर का। प्यास पानी की, पानी कुएं का, कुआं शेर का। बस इतनी सी कविता ने शेर के सामंतवाद पर प्रहार कर दिया। उधर कुंठित जानवरों के वामपंथी दल ने शेर सहित बाकी सभी पशुओं को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। मामला सोशल साइट के थ्रू चंपक वन के एक एक जानवर के मोबाइल पर फ्लैश होने लगा। मुन्ने बंदर ने ट्वीट किया, टिनटिन खरगोश ने फेसबुक पर लिखा, चंपू हिरन ने बाकायदा अपने यूट्यूब चैनल पर शेर का कुआं शीर्षक पर डिबेट रखी, जिसमें उसने चंपक वन के सभी नामी गिरामी जानवरों को आमंत्रित किया। कहने का मतलब कविता ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। अब जनाब, इस हंगामे से शेर के माथे पर बल पड़ना लाजिमी था, क्योंकि जंगल में चुनाव आने वाले हैं और इसी समय फिर से मांसाहारी और शाकाहारी का जिन कब्र से निकला आ रहा है। बस फिर क्या था, शेर ने अपने सलाहकारों की मीटिंग बुलाई। सलाहकारों ने भी इस मसले की काट निकाली और वो ये कि आगामी माह की 1 तारीख से चंपक वन के प्रत्येक विभाग के कार्यालयों और विद्यालयों में शाकाहार पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी कर्मचारी जानवर प्रतिदिन 1 घंटा घास खाएंगे और पूरे चंपक वन को शाकाहार की तरफ ले जाएंगे।
इस पूरे आयोजन का राष्ट्रीय स्लोगन भी दिया गया कि शाक घास का होगा भोजन, स्वस्थ रहेंगे तभी पशुजन। इस प्रकार शेर ने बकरी की कविता का जवाब बड़ी चतुराई से दिया। तो कैसी लगी आपको मेरी ये व्यंग रचना शेर का कुआं? मुझे जरूर सुन। नमस्कार, पुस्तक पंचायत के लिए मैं ललित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले दिनों सेतु प्रकाशन दिल्ली से चंद्रकांत राय के द्वारा तैयार परसाई जी की विस्तृत जीवनी काल के कपाल पर प्रकाशित हुई है, जिसकी कीमत मात्र 625 रुपए है। इसके बारे में कैलाश मंडलेकर का कहना है, परसाई जी के जीवन को समझने में यह प्रमाणिक ग्रंथ है। राजकमल प्रकाशन से कथाकार सूर्यबाला का कहानी संग्रह बहनों का जलसा चर्चा में बना हुआ है। अमन प्रकाशन कानपुर से भी सूर्यबाला जी की 2 पुस्तकें आई हैं, जिसमें पति पत्नी और हिंदी साहित्य तथा नैवेद्य है। उधर दिल्ली से कमल किशोर गोयनका और प्रेमचंद मानो एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं, लेकिन आज जो जानकारी हम दे रहे हैं वह जैनेन्द्र कुमार को लेकर है, जैनेन्द्र कुमार को याद करते हुए। इसी तरह राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से सदी का संपादक राजेंद्र माथुर गोयनका जी के संपादन में आई है। एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहेंगे, व्यंग यात्रा में प्रकाशित महत्वपूर्ण सामग्री का प्रकाशन अद्विक प्रकाशन से आ रहा है, जिसमें 54 लेखक हैं, जिसमें फणीश्वरनाथ रेणु, अमृतलाल नागर, नामवर सिंह, रामदृश मिश्र, ममता कालिया, उषा किरण खान, धर्मवीर भारती से लेकर चित्रा मुदगल की रचनाएं इसमें शामिल हैं। इसी तरह बहुत तेजी से न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन दिल्ली ने समकाल की आवाज के तहत 64 कवियों की चयनित कविता संग्रह को प्रकाशित करने की एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है। इसी के साथ महत्वपूर्ण व्यंग्यकारों की कृतियां भी प्रकाशित की जा रही है, जिसमें बुलाकी शर्मा, ललित ललित, फारूक अफरीदी, राजेश कुमार, प्रमोद तांबट और प्रेम जन्मेजय शामिल हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर संजीव कुमार इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं अपने पौराणिक लेखन को लेकर। अग्नि परीक्षा पाठकों के बीच कौतूहल और रुचि का विषय बना हुआ है। इसी के साथ साहित्यिक समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले अंक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर मंजू गुप्ता और ये है मेरा नया काव्य संकलन जो आपके सामने है, कांटों के बीच खिला फूल। ये मेरा 8वां काव्य संकलन है, जिसमें सिर्फ लड़की पर 128 कविताएं हैं और ये 3 भागों में विभक्त है। और इस पहला हिस्सा है इसका लड़की, दूसरा औरत, तीसरा माँ। तो कांटों के बीच यानी संघर्षों के बीच जन्म से लेकर मृत्यु तक लड़की किस तरह बड़ी होती है और किन किन चुनौतियों का सामना करती है, ये कविताओं के माध्यम से मैंने इस संकलन में बताने की कोशिश की है। और इस शीर्षक से जो मेरी कविता है वो है गजब है, जादू है, अजूबा है लड़की। गजब है, जादू है, अजूबा है लड़की, बार बार मरकर जी उठती है लड़की। देवी नहीं, देह नहीं, इंसान है लड़की और इंसान की इंसानियत की पहचान है लड़की। कमजोर नहीं, केवल सुकुमार है लड़की, पत्थर के सीने में धड़कन है लड़की। मानवीय रिश्तों का मूल है लड़की, कांटों के बीच खिला फूल है लड़की। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरा नया काव्य संकलन आपके लिए, कांटों के बीच खिला फूल। धन्यवाद। नमस्कार, पाठक पंचायत में एक बार फिर मैं ललित कुछ समाचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले दिनों कवि राजेश जोशी परिवार पुरस्कार से सम्मानित। राजेश जोशी को शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह के साथ 2 लाख रुपए का परिवार पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार मराठी कवि हेमंत दिवटे ने दिया। 7 अक्टूबर 2023 को आयोजित परिवार पुरस्कार समारोह का संचालन देवमणि पांडे ने किया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य मित्र मौजूद थे। अरुण कमल को 15 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद में निराला सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान निराला के निमित्त की ओर से दिया जाएगा। यह तीसरा सम्मान है। इससे पहले कवि राजेश जोशी और कथाकार चित्रा मुदगल इस सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं।
14-15 अक्टूबर 2023 के दौरान गाजियाबाद साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें व्यंग विधा पर भी चर्चा होगी, जिसमें डॉक्टर प्रेम जन्मेजय, लालित्य ललित, संजीव कुमार और रणविजय राव की भी भागीदारी रहेगी। इस महोत्सव में देश के जाने माने साहित्यकारों की उपस्थिति रहेगी। सत्रह सितंबर 2023 को एक बेहतरीन काव्य संग्रह कहना शेष है का लोकार्पण और परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस संग्रह के रचयिता प्रिय अरुण शेखर जी हैं, जो पिछले 28 वर्षों से बॉलीवुड में सक्रिय हैं और अपने कुशल अभिनय के साथ अपनी पहचान बना चुके हैं। इस मौके पर प्रकाशक और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर संजीव कुमार, लोकप्रिय कवि और व्यंग्यकार डॉक्टर लालित्य ललित, युवा साहित्यकार रणविजय राव और लोकप्रिय रंगकर्मी आलोक शुक्ला जी ने भी अपनी बात रखी। वरिष्ठ साहित्यकार और भाषाविद डॉक्टर राजेश कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विज्ञान पर्व का भव्य शुभारंभ। 3 दिवसीय देश के अनूठे विज्ञान पर्व का भव्य शुभारंभ रविंद्र भवन भोपाल में किया गया। विज्ञान पर्व के उद्घाटन अवसर पर सबसे पहले गौरांजनी सभागार रविंद्र भवन भोपाल में देश की 35 वर्षों से लगातार प्रकाशित विज्ञान और सूचना तकनीक पर आधारित सबसे पहली विज्ञान पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक की आपके लिए के 350वें अंक का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए संतोष चौबे ने कहा कि विज्ञान सभी पढ़ना चाहते हैं। विज्ञान को सरल सहज भाव में लिखे जाने की जरूरत है। विज्ञान को समग्र दृष्टिकोण के साथ लोगों तक ले जाना जरूरी है। आयोजन में देश के सैकड़ों महत्वपूर्ण विज्ञान संचारकों, विज्ञान लेखकों, कवियों और विज्ञान कर्मियों द्वारा रचनात्मक भागीदारी की गई। 22 सितंबर 2023 को रशियन हाउस नई दिल्ली में परिचय साहित्य परिषद द्वारा काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जाने माने शायर सिमाब सुल्तानपुरी साहब ने की। मंच पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, नरेश शांडिल्य और वरिष्ठ व्यंग्यकार सुभाष चंद्र आमंत्रित थे। कार्यक्रम का संचालन अनिल मीत द्वारा किया गया। सभी रचनाकारों ने बेहतरीन काव्य पाठ किया। संगम विश्वविद्यालय और साहित्यांचल की ओर से आगामी 16 अक्टूबर 2023 को भीलवाड़ा में साहित्यांचल शिखर सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। साहित्यांचल के संयोजक सत्यनारायण व्यास ने 30 पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें प्रतिष्ठित व्यंग्य यात्रा पत्रिका के शुभचिंतक श्री प्रबोध गोविल और फारूक अफरीदी को सम्मानित किया जाएगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। आज मेरठ में प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से आयोजित कलम महोत्सव में भाग लेकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। मैं अपने सहृदय श्रोताओं के साथ साहित्य और जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श कर सका और उन्होंने रचनाओं का, साहित्य का बहुत आनंद लिया। बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछे। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं फाउंडेशन को और कलम कार्यक्रम को कि वह इसी तरह से साहित्य और पाठकों के बीच कड़ी बनकर काम करता रहे।